नमस्कार, प्रणाम। पावन ज्येष्ठ मास के पहले मंगलवार पर आज आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंगबली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हम लोग बात कर रहे हैं LLB 3 ईयर्स कोर्स, LLB 5 ईयर्स कोर्स में लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध जो एफिलेटेड जो लॉ कॉलेजेस हैं उनके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। अपने इस वीडियो में बात करेंगे LLB इंटीग्रेटेड मतलब LLB 5 ईयर कोर्स जो है LLB 5 ईयर डिग्री कोर्स में सिक्स सेमेस्टर का पेपर 4 है, लेबर लॉज 2, सोशल सिक्योरिटी एंड वेज लेजिस्लेशन का। और इसमें जो दूसरा हिस्सा है लेबर लॉ का, पहला हिस्सा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहली यूनिट में आपको पढ़ना है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 का। और एक अच्छी बात ये भी है कि आपको जो सेक्शंस पढ़ने हैं, खास सेक्शंस, उसमें लिखे हुए हैं, सीधे लिखे हुए हैं। तो पहला तो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 का हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1938 का है। दूसरी यूनिट में मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट है 1961 का, 3 से 18 तक आपको पढ़ना है। उसी में पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है 1972 का। और तीसरी यूनिट है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की। उसी में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की जो व्यवस्था है। चौथी यूनिट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की। और इसी में पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है। तो अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 करीब एक्ट है, जिसमें से आपको 4-5 तो पढ़ करके जाने ही जाने हैं, चूँकि 10 में से 5 सवाल करने भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले पुराने सवाल की, जो पुराने पेपर्स में पुराने समय में आपके सवाल आते रहे हैं, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी। सबसे पहले तो देखिए, जो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को लेकर के बात है, सारे के सारे जो ये आप एक्ट पढ़ते हैं वो सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी के लेजिस्लेशन हैं। तो एक तो इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता रहा है कि ट्रेस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया। भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा विधियों के इतिहास एवं विकास पर प्रकाश डालिए। सोशल सिक्योरिटी का मतलब, सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट, उसका डेवलपमेंट, उसका इवोल्यूशन, उसका उद्भव आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं कि लेबरर्स का, कर्मकारों का एक जो अधिकार है वो केवल तनख्वाह पाने का, पारिश्रमिक पाने का या 100-200 की दिहाड़ी पाने का नहीं है। उनको एक सोशल सिक्योरिटी का एक एहसास होना चाहिए, उनको एक सोशल सिक्योरिटी की भावना उनके अंदर होनी चाहिए जिस समय वो आपकी फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। तो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जितने लेजिस्लेशन है उसको, उसके हिस्ट्री और डेवलपमेंट का लेकर के एक मतलब निबंधात्मक किस्म का एक सवाल एक पूछने की प्रवृत्ति है। तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा यहाँ पे। दूसरा सवाल देखिए जो आपके ज़रूरी है, सेक्शन 4 के अंतर्गत, सेक्शन 4 कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 का जो है, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 का। इसमें आपको देखना होता है कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के लक्ष्य क्या है, एम ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो प्रतिकर की जो रकम है, प्रतिकर की रकम को बोले तो जो प्रोविजंस हैं जो कि कॉम्पनसेशन का अमाउंट डिटरमाइन करते हैं, उसका जो अमाउंट है वो निश्चित करते हैं, वो क्या है। तो ये यहाँ से आपके लिए एक सवाल बनता है, इसको भी देख लीजिएगा। छोटे छोटे टिप्पणियों में आपसे पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन का मतलब क्या है, सांकेतिक विस्तार जिसको बोलते हैं हिंदी में। कमिश्नर की पावर क्या है, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत, जो कामगार भरपाई अधिनियम 1923 के अंतर्गत आयुक्त यानी कमिश्नर की शक्तियाँ क्या हैं, आपसे पूछा जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कौन से ऐसे लाभ हैं जो बेनिफिशियल और पीनल प्रोविजंस जो हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत वो आपसे पूछे जाते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी के अंतर्गत जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो फैमिली की डेफिनेशन खूब पूछी गई है। ग्रेजुएटी डिफाइन कैसे होती है, कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या है, हाउ इज कंटिन्यूअस सर्विस डिटरमाइंड अंडर द अबव एक्ट, डिस्कस साइटिंग रेलिवेंट केस लॉज भी आपको लिखने होते हैं। आगे बढ़े तो मिनिमम वेजेस आपसे हमेशा से पूछा जाता है, तो मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है, कैसे ये लिविंग वेजेस से और फेयर वेजेस से अलग है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लिविंग वेजेस का मतलब, फेयर वेजेस का मतलब भी आपको पढ़ना है, और क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के, वो भी आपको देखना है। न्यूनतम मजदूरी क्या है, निर्वाह मजदूरी और उचित मजदूरी से किस प्रकार से अंतर है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के लक्ष्यों उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल मिनिमम वेजेस एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट से है, जिसमें आपको सेक्शन 4, 5, 6 के अंतर्गत पढ़ना होता है प्रावधानों को। 8वां सवाल जो था वो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का था, समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत स्त्री पुरुषों में जो वेतन विषयक भेदभाव है, पुरुष है तो इसको इतना मिलेगा, स्त्री है तो उसको इतना मिलेगा, इसका भेदभाव खत्म करने के लिए जो व्यवस्था की गई है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, वो क्या है और कहाँ तक ये किस हद तक सफल है। फिर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंतर्गत आपको वेज की डेफिनेशन पढ़नी ही पढ़नी है 1936 के अंतर्गत, और जो अथराइज्ड डिडक्शंस हैं अंडर दिस एक्ट वो डिस्कस करने थे। 10वां सवाल था डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, हाउ इज अलोकेबल सरप्लस का मतलब क्या है, अलोकेबल सरप्लस का मतलब क्या है, और ये अवेलेबल सरप्लस से अलग किस प्रकार से है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। थोड़ा सा हम लोग और आगे देख लें तो सोशल सिक्योरिटी से सवाल हम लोग एक बार का और पेपर देख लें तो सोशल सिक्योरिटी सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं।
पूछा गया है कि कंसिक्वेंट ग्रोथ ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया सोशल सिक्योरिटी क्या है बताओ। सेक्शन 4 वाली बात जो हम लोग कह रहे हैं, सेक्शन 4 कई बार पूछा गया है। और एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट 1938 को लेकर के जब सवाल पूछा गया है तो उसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ फॉर द इंस्टांसेज ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट आर डेल्ट अंडर दिस एक्ट। नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938 के विशिष्ट प्रावधानों का वर्णन कीजिए। बहिष्करण संविदा के प्रकरणों को किस सीमा तक नियमित किया गया है हिंदी के लिए। उसके बाद What benefits have been provided to a women employer under the Maternity Benefit Act 1961? Under what circumstances may these benefits be forfeited? कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इस प्रकार की महिला से ये सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे या उसे नहीं दिए जाएंगे। सुसंगत वादों का भी उल्लेख कीजिए। जितने भी सवाल आपको मिलेंगे उसमें से 10 में से 6-7 सवालों में ये सुसंगत वादों वाली बात है। फैमिली ग्रेचुटी आप जब भी पढ़ रहे हो, पिछले जो हम लोग अगर सवालों का आकलन कर रहे हैं उसमें एक चीज़ पा रहे हैं कि फैमिली की डेफिनेशन बार बार पूछी गई है ग्रेचुटी में। फैमिली का मतलब क्या है, दूसरी चीज़ कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत कंटिन्यूस सर्विस से आप क्या समझते हैं, डिस्कस साइटिंग रेलिवेंट केसेस के माध्यम से आपको समझाना है। आगे बढ़े तो मिनिमम वेजेस एक्ट में वही चीज़ कि कैसे इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इस एक्ट की वो क्या है, किस प्रकार से है, किस केस लॉ में कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसकी संवैधानिकता पर सवाल किस केस में उठाया गया था और किस में इसका निस्तारण हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस। तो आपको जब भी ये वाला एक्ट पढ़ना है तो मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस ये सब का अंतर कायदे से समझ लेना है। हिंदी में कहे तो न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी और निर्वाह मजदूरी। उसके बाद आगे बढ़े तो कौन से ऐसे पैमाने हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो फिक्स करते हैं और रिवाइज करते हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण और संशोधन, फिक्सेशन और रिवीजन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। इस संदर्भ में जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का योगदान है वो क्या है, किस प्रकार से है। उसके बाद उससे पूछा गया रिम्यूनरेशन की डेफिनेशन क्या है, पारिश्रमिक का मतलब क्या है, और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के साथ समझाइए। पारिश्रमिक क्या है, संवैधानिक उपबंधों सहित समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। आप पाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन कहीं पर है, अब फंडामेंटल राइट्स में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, फंडामेंटल ड्यूटीज में, आपका काम है एक बार चेक कर लीजिएगा। 9वां सवाल वेजेस को लेकर के, पहले तो आपको जैसे पिछले साल में देखा आपने कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में आपको रिम्यूनरेशन का मतलब पढ़ना है, वैसे ही पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत आपको वेजेस का मतलब पढ़ना है। और वेजेस की परिभाषा के साथ साथ डिस्कस द हेड्स ऑफ अथराइज्ड डिडक्शंस। जो अथराइज्ड डिडक्शंस हैं या अधिकृत कटौतियां हैं वो कौन कौन से हेड्स के अंदर की जाती हैं वो समझाइए, बताइए। उसके बाद बोनस का मतलब आपसे पूछा गया है और कहा गया है कि अलोकेबल सरप्लस और अवेलेबल सरप्लस, लगातार ये सवाल आया है। तो जब भी आप बोनस वाली बात पढ़ रहे हैं, पेमेंट ऑफ बोनस पढ़ रहे हैं, अलोकेबल सरप्लस का मतलब और अवेलेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। डिस्कस ब्रीफ द मेन फीचर्स ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ बोनस। बोनस की गणना और भुगतान के संदर्भ में बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में जो प्रावधान है उसकी विवेचना कीजिए। तो ये मैंने आपको जो चर्चा करी है ये उन सवालों की है जो लगातार आपसे पूछे जाते रहे। अब मैं सबसे पहले आपसे बता दूं कि जितने भी आपके पास एक्ट हैं, देखिए जो उसके कीवर्ड्स हैं, आपको कॉम्पनसेशन की डेफिनेशन पढ़नी है, आपको वर्कमैन की डेफिनेशन पढ़नी है, आपको नोशनल एक्सटेंशन की डेफिनेशन पढ़नी है, आपको लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़नी है, मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है, ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, बोनस का मतलब क्या है। जितने भी ये कीवर्ड्स हैं इनको सबको पढ़िएगा। ये मान के चलिए कि 10 सवालों में से कम 4 से 5 सवालों में ये चीज़ें जोड़ करके पूछी जाती हैं और वहाँ पर कलम रुकने लगती है कि बोनस की परिभाषा तुमने पढ़ी नहीं है, बोनस के एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन हमको याद है। तो सबसे पहले ये करना आपको ये है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं इनकी डेफिनेशन पढ़िएगा और जितने भी एक्ट आपको मिलते हैं सबसे पहले आप उसके प्रीएम्बल पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बनाने का जो उद्देश्य था, एम था, ऑब्जेक्टिव क्या था। क्योंकि 2 से 3 सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम का जो उद्देश्य है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है। ये जो एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट है उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सवालों की हम लोग बात करें जो सवाल संभावित हैं। देखिए एक सवाल आपको इस प्रकार का जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत जो नोशनल एक्सटेंशन की थ्योरी डिफेंसेज हैं यहाँ से आपको पढ़ना है। आपको यहाँ पर ये पढ़ना है कि अब यहाँ पे जो कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उसके पास क्या पावर्स हैं, सेक्शन 19 से 31 के बीच में मिलेगी। तो एक सवाल आपको यहाँ से वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत से कायदे से पढ़ करके आना है। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फिर से कह दूँ, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन हुई, कॉम्पनसेशन की डेफिनेशन हुई, ये सब डेफिनेशन कायदे से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ में देख लीजिएगा कि कमिश्नर के पास क्या क्या पावर है, किस स्थिति में जब कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है किसी को तो कमिश्नर क्या कर सकता है, उसका क्या योगदान हो सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट से सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है, उसका मतलब क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट का जो 4 फीचर है वो किस हिसाब से हो सकता है, लीव फॉर मिसकैरिएज क्या है,
लीव डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, बिल्कुल 10 से 16 आपको सीधे पढ़ना है, वहाँ से आपको एक सवाल मिल जाएगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंतर्गत ग्रेचुटी का मतलब आपको कायदे से समझना है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है उसमें और किस प्रकार से वो चीज़ों को तय करती है, डिटर्मिनेशन कैसे होता है अमाउंट का, वो कायदे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपको एक सवाल मिल जाएगा। उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत फिक्सेशन और रिवीजन जो है, वेजेस का जो फिक्सेशन और रिवीजन कौन करता है, किस प्रकार से करता है, वर्किंग आवर का मतलब क्या है, ओवर टाइम का मतलब क्या है, ओवर टाइम और बच्चों के वर्किंग आवर में क्या अंतर है, बच्चों के ओवर टाइम में क्या अंतर है, क्या उसके पास उसकी क्या अलग से व्यवस्था होती है, उसको क्या अलग से मिलना चाहिए, वो सब आप कायदे से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो घंटों को निर्धारित करती हैं और वेजेस को निर्धारित करती हैं। उसके साथ साथ में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि जो ये इक्वल रेट्स की बात है मैन और वीमेन वाली, ये किस हद तक सफल हुई है, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ करके पढ़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो इस वाले एक्ट को पावर दे रहा है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट कर रहा है। ये चीज़ आप यहाँ से देख लीजिएगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत आपको वेजेस का मतलब समझना है कि वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का फिक्सेशन पढ़िएगा, और जैसा कि बार बार पूछा जा रहा है, आप एक बार ऑथराइज डिडक्शन सेक्शन 7 से 13 जरूर देख लीजिएगा कि किस स्थिति में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत 7 से 13 के अंतर्गत जो डिडक्शंस हैं, अथराइज डिडक्शंस हैं, वो किए जा सकते हैं, और अगर ये अनअथराइज है तो कौन सी अथॉरिटी है जो एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम करती है, कौन से इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनके पास क्या पावर्स हैं, और उनकी पावर्स 15 से 18 के अंतर्गत पढ़ लीजिएगा कि अगर अथराइज्ड डिडक्शंस नहीं किए जा रहे हैं, गलत तरीके से डिडक्शन किया जा रहा है, गलत तरीके से कटौती की जा रही है, तो उनके पास क्या अधिकार है। पेमेंट ऑफ बोनस के अंतर्गत हम लोग फिर से कहें कि बोनस का मतलब क्या होता है, बोनस का मतलब समझ लीजिएगा, और बोनस में मिनिमम मैक्सिमम बोनस क्या होता है उसको समझ लीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट और अवेलेबल सरप्लस का अंतर क्या है वो समझ लीजिएगा, और जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंतर्गत आप कभी डिस्क्वालीफाई कब हो सकते हैं। तो जब भी ये सवाल पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा उसको जोड़ करके पूछा जाता है, जैसे बार बार उसमें हम लोग कह रहे हैं कि अलोकेबल सरप्लस का मतलब और अवेलेबल सरप्लस का मतलब क्या है, उसको दोनों को अंतर करना है, वो दोनों चीज़ें हैं, तो उसको वहाँ से देखना है। और जब हम लोग मिनिमम वेजेज एक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग को एक चीज़ देखनी है कि लिविंग वेजेज, फेयर वेजेज और मिनिमम वेजेज में क्या अंतर है। इक्वल रिम्यूनरेशन वाली बात हम लोगों ने कर ली है, नोशनल एक्सटेंशन की बात हम लोगों ने कर ली, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत जो पावर्स हैं उसकी बात कर ली है, मैटर्निटी की बात कर ली है, और हाँ एक चीज़ जो सोशल सिक्योरिटी से आप जरूर देख लीजिएगा कि सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है और ये जो सारे लेजिस्लेशन के ऊपर सोशल सिक्योरिटी का एक अम्ब्रेला है, उसकी आवश्यकता क्या थी और किस हद तक सोशल सिक्योरिटी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सरकारों ने, नीति नियंताओं ने, हमारे कानून के निर्माताओं ने जो कानून बनाए हैं, जो सारे एक्ट हमने बनाए हैं, मतलब बनाए हैं विधायिका ने, वो किस हद तक सफल हुए हैं, किस हद तक वो अपने पाइपलाइन में हैं अभी सफलता के, उसको आप देख लीजिएगा। और जब आप वर्कमैन एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट पढ़ रहे हैं 1923 का, तो उसमें सेक्शन 4 कई बार पूछा गया है, बिल्कुल मतलब इंगित करके पूछा गया है, तो आप सेक्शन 4 को जरूर देख लीजिएगा। सेक्शन 4 ऊपर जब आप एक्ट में सिलेबस में पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 1 से 10 तक पढ़ना है, 12, 14, 14A, 17 और 20, इतने ही गिने चुने सेक्शन पढ़ने, पूरा का पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस पेपर के लिए। इसमें नए सिलेबस पुराने सिलेबस का एक थोड़ा सा कहें कि आप लोगों के बीच में भ्रम भी है, तो एक बार आप सिलेबस को जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं विश्वविद्यालय के द्वारा अधिकृत सिलेबस वही है। ये मत कहिएगा कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में ये पढ़ाया गया है। जो विश्वविद्यालय के द्वारा, जो विश्वविद्यालय की विधि संकाय के द्वारा अधिकृत है, उसी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो कॉलेज में आपके पढ़ाया गया है और अगर विश्वविद्यालय से अलग है तो सवाल वहाँ से नहीं बनने वाले हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपके इस पेपर के बाद जो भी अगला पेपर होगा, 5वां पेपर आपका, उसके वीडियो को लेकर के हम लोग जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।